नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है प्राइस स्मार्ट के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोग कैसे हैं? आज का जो प्रश्न लेकर के आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षाएं लगातार चल रही हैं। परीक्षाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, रचनाकार और पत्र पत्रिकाएं आ रहा है। तो आज की कक्षा में हम लोग जो प्रश्न लेकर के आए हैं वो प्रश्न आपके लिए पत्र पत्रिकाओं और रचनाओं से हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते समय आप सभी लोग ये महसूस करते हैं रचनाओं को याद कैसे किया जाए। आज का जो पहला प्रश्न है, रचनाकार और रचना को सुमेलित करना है कि बहुत सारी रचनाएं दी हुई हैं और इनकी रचनाकार दिए हुए हैं, किसकी रचना सही है और इसमें से कौन सा गलत नहीं। तो पहला है, तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, कुतुबन की रचना है मिर्गावत और जायसी की रचना है पद्मावत और मंझन की रचना है चित्रावली। तो यहां स्पष्ट है, आप देख पा रहे हैं कि जो तुलसीदास जी हैं उनकी रचना रामचरितमानस में है और ये अवधी भाषा में लिखित है। ये बिल्कुल सही बात है। और आपको पिछली क्लास में मैंने याद कराया था कि इसके कितने कांड होते हैं, 7 कांड होते हैं। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। मृगावत जो रचना है, कुतुबन की मिर्गावत लिखा हुआ, तो मिर्गावत नहीं होगा, यहां पर मृगावती रचना होगा। तो मृगावती को क्या करना है, ये यहां पे गलती आया। मृगावत कोई रचना नहीं होती है, मृगावती रचना है। मृग, इसको कैसे लिखते हैं भाई? अगर हम लोग देखें, मृगावती रचना होगा, ठीक है। तो क्या है भाई? कुतुबन की मृगावती और जायसी का पद्मावत, बिल्कुल सही बात है, अवधी भाषा में। मंझन का चित्रावली, याद कर लीजिए, तुलसीदास की रामचरितमानस, कुतुबन की मृगावती और जायसी का पद्मावत और मंझन की चित्रावली। तो आपका आंसर बी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कछुआ धर्म और मारे सिमाही कुठाव किसकी रचना है? हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग पढ़ते हैं, जब निबंध पढ़ते हैं हम लोग, निबंध और आलोचना के समय चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, सबसे पहले तो वो कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। यह कहानी किस शैली में लिखी गई है? जो पूर्व दीप्त शैली है कहानी लिखने की, उस शैली में लिखी गई है। लेकिन यहां पर इनकी दो जो रचनाएं हैं वो क्या है भाई? कछुआ धर्म और मारे सिमाही कुठाव अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, या राम वृक्ष बेनीपुरी का है। तो यहां पे सर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना जो है कछुआ धर्म और मारे सिमाही कुठाव, ये आपका आंसर बी यहां बिल्कुल सही है। लिख करके याद कर लीजिए। अध्यापक पूर्ण सिंह निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु जी के जो निबंध हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं। काल चक्र का चक्र आपने पढ़ा ही होगा। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है ये भी पढ़ा होगा। राम वृक्ष बेनीपुरी संस्मरण और रेखा चित्र के लिए जाने जाते हैं। तो किसी भी लेखक की रचना पढ़ते समय आप उस लेखक की, वो कहानी लिख रहा है, उपन्यास लिख रहा है, नाटक लिख रहा है, उसकी विशेष प्रवृत्तियों को समझें। क्योंकि साहित्य में आप लोग क्या करते हैं भाई? साहित्य में जो गद्य खंड है, जो आप गद्य का भाग पढ़ते हैं, वह गद्य किस में बटा होता है भाई? सबसे पहले आप कहानी पढ़ते हैं, कहानी के बाद आप उपन्यास पढ़ते हैं, उपन्यास के बाद आप नाटक पढ़ते हैं, नाटक के बाद आप आलोचना पढ़ते हैं, आलोचना पढ़ते हैं और निबंध पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं। तो यह महत्वपूर्ण गद्य की विधाएं हैं। अब इन विधाओं में लेखक क्या करता है? अपनी बात को कहते समय, कहानी क्या होती है भाई? जो एक पाठ में पढ़ लिया जाए, एक बैठक में जिसको पढ़ लिया जाए, जबकि उपन्यास जीवन के समग्र चरित्र का, समग्र जीवन के कथानक को व्यक्त करता है। नाटक अंकों में बटा होता है और इसमें संवाद के द्वारा नाटककार अपनी बात को कहता है। इसी तरह आलोचना आ और लोचन से बना है। जब किसी कृति की विशिष्ट प्रकार से हम देखते हैं, उसके गुण दोषों का विवेचन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आलोचना कहते हैं। जबकि निबंध, निबंध का अर्थ होता है नी प्लस बद्ध, नियमों से बधा हुआ। तो इस प्रकार जब आप देख रहे हैं कछुआ धर्म और मारे सिमाही कुठाव, तो यह हम इसको किस रूप में देखते हैं? निबंध और आलोचना के रूप में देखते हैं। क्योंकि लेखक क्या कर रहा है? एक तरफ समाज में जो व्याप्त संस्कृति है, उस संस्कृति की पृष्ठभूमि में कोई एक चित्र है, मनुष्य का मनुष्य के साथ जो संबंध है, उसकी चर्चा कछुआ धर्म और मारे सिमाही कुठाव में किया गया है। ठीक बात है। तो इस प्रश्न के आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है हमारा
कि कामायनी की रचनाकार कौन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, आप देख लीजिए ये प्रश्न आया हुआ है। तो प्रश्नों के आने की जो श्रृंखला है वो बाहर से कोई प्रश्न नहीं आता है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, या फिर जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब आपको याद होना चाहिए कि छायावाद को हम लोगों ने 3 भागों में बांट करके हम पढ़ते हैं। छायावाद को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं भाई? 3 भाग में पढ़ते हैं। पहला तो क्या हो जाता है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि, और दूसरे छायावादी कवि, है ना। और एक तरफ हो जाते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि, और दूसरे हो जाते हैं प्रेम और मस्ती के कवि। अब देखिए ये जो छायावादी कवि है यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छायावाद का आधारस्तंभ 4 कवि हैं। शंकर, सूर्य, सुमित्रा, महादेवी। क्या नाम है भाई? याद कर लीजिए, क्रम से याद कर लीजिए। शंकर, सूर्य, सुमित्रा, महादेवी, ये इनके जन्म के क्रम के साथ बता रहा हूं। अब जो कामायनी रचना है, कामायनी में जो सर्ग चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, यह भी आपकी परीक्षा में पूछता है कि कामायनी में सर्ग कौन कौन से। तो इसके रचनाकार कौन है भाई? इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद की और भी सभी रचनाएं हैं। देखिए, सावन पंचक, उर्वशी, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार है, शोकोच्छ्वास, प्रभु वाहन, कानन कुसुम, करुणालय, प्रतीक, है ना, महाराणा का महत्व, ये सारी रचनाएं लहर कामायनी है ना। तो लहर के बाद आता है लहर, झरना, है ना, आंसू और कामायनी। तो ये कामायनी में इन्होंने क्या किया, छायावाद का एक तरह से उपनिषद है। इसमें प्रकृति और मानव का जो संबंध है वह जिस रूप में व्याप्त है वह आपको व्यापक परिणति के रूप में दिखाई देता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को आप समझ लिए। माखन गुप्त रूप से बालक कृष्ण सुबह सुबह दिन भर खाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना। तो आपको याद करना है कैसे भाई? शंकर, सूर्य, सुमित्रा, महादेवी। ठीक है, पक्का समझ गए सभी लोग। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपका आंसर डी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने उत्तर दिया है डी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्न पर देखिए, साहित्य स प्लस हित से बना है। जहां सभी का हित समान रूप से समाहित होता है उसे हम साहित्य कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा, जनता की चित्त वृत्तियों का जो संचित प्रतिबिंब है वही साहित्य के रूप में निकल करके आता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि निखिल विश्व के साथ संपूर्ण एकत्व की जो साधना है वही साहित्य है। तो ऐसे साहित्य में जब हम मनुष्य के, मानव जीवन के आसपास जो घट रही घटनाएं हैं उनका जब हम व्यापक रूप से मानवीय सरोकार में ध्यान में रखते हैं, मानवीय सरोकारों को, तब जाकर के हम क्या करते हैं, किसी साहित्य की रचना करते हैं। अगला प्रश्न है, भोर का तारा एकांकी लेखक कौन है? अब यह एकांकी को समझने वाला, यह एक अंकों का होता है, दृश्य इसमें कई हो जाते हैं। लेकिन जब नाटककार क्या करता है, किसी विशेष विषय को और पाठक या दर्शक श्रोता पर बहुत अभिन्न जो छवि है वो छोड़ना चाहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकांकी कहते हैं। यह एक अंकों का होता है। और भोर का तारा, यह एकांकी में आप जानिए कि पहली ऐसी एकांकी है जो व्यापक रूप से साहित्य के क्षेत्र में जिसकी बहुत चर्चा हुई, है ना। अब इसके रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, धर्मवीर भारती हैं, या मोहन राकेश। 4 रचनाकार आपके दिए हुए हैं। कुछ इसमें कहानीकार हैं, कुछ उपन्यासकार हैं। आपको बताना है इसमें कौन से लेखक, कौन सा नाटककार जो इसको लिखा हुआ है। तो कौन कौन बताएगा मुझे भाई? तो यहां पर आपको भोर का तारा जो है वो इसके लेखक कौन है भाई? जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है, जिन्होंने आंसर बी दिया है, बिल्कुल सही है। और जगदीश चंद्र माथुर का जो नाटक है, और कोणार्क, शारदिया, 10 तस्वीरें में, ओ मेरे सपने, पहला राजा, पहली राजी की चर्चा जो है, जब साहित्य में लेखक आता है, ऐसी किताब दिखती है जैसे लगता है ये बेस्ट सेल की बुक में आ जाती है, जो पहला राजा है, क्योंकि यह नेहरू के जीवन पर आधारित था। और उस समय नेहरू का जीवन जो है व्यापक रूप से एक प्रधानमंत्री के तौर पे, भारतीय जनता के सपनों को पूरा करने के तौर पे,
आजादी के पहले एक क्रांतिकारी के तौर पर जिस तरह की व्यापक परिणति उनकी मिलती है। तो साहित्य के क्षेत्र में जगदीश चंद्र माथुर ने कोशिश की कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते उनके क्या सपने थे और उन्होंने उन सपनों पर कितना काम किया। तो इसको आधार बना करके, है ना, उन्होंने पहला राजा लिखा। और जो भोर का तारा है, देखिए इसका विषय जो हमारे मानव जीवन, स्त्री पुरुष संबंधों की जो व्यापक परिणति है, सुख और दुख जिसमें आता रहता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, उसकी चर्चा आप करते हैं। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर क्या भाई, भोर का तारा याद कर लिए, शारदिया, ओ मेरे सपने, कोणार्क। आप जानते हैं कोणार्क अपने आप में, जब आप लोग मंदिर को देखते हैं तो उस मंदिर की व्यापक पृष्ठभूमि में क्या छिपा हुआ, एक कलाकार जिसकी हाथ काट दिया जाता है ना। एक कलाकृति जब निर्मित होती है और जब समाज में वह दिखाई देती है, तो जो कला, अब यहां प्रश्न साहित्य में उठता है, कला कला के लिए है कि कला जीवन के लिए है ना। क्योंकि हम साहित्य में इसको ये आधार देते हैं कि जो कलाकृतियां हैं वह मानवीय संस्कृति और सभ्यता की परिचायक होती हैं। तो वह एक विशाल मंदिर जो कोणार्क बना, उसको बनाने वाले लोगों के साथ क्या किया गया, एक राजा ने जो सोचा कि कहा कि भाई इसको बनाने वाले को अगर ऐसा फिर बना दे इसको, तो ये कला क्या उससे बड़ी हो सकती है, क्या कोई कला उससे छोटी हो सकती है, हम उसको रोक सकते हैं। कलाओं का संसार आजादी, स्वतंत्रता, समानता पर निर्भर करता है, वह लेखक व्यक्त करता है। तो भोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर। आगे बढ़े भाई, चलो अगला प्रश्न देखिए क्या है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं। अब इसमें तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं, रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली और भक्तमाल। अब इसको तो आप लोग बता देंगे, यह आसान प्रश्न है क्योंकि तुलसीदास की रचना जो है वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन भक्तमाल जो है, जब आप भक्तमाल को पढ़ते हैं तो भक्तमाल किसकी रचना है भाई, नाभादास की, नाभादास की रचना। भक्ति काल के कवियों में नाभादास का बहुत ऊंचा स्थान, बहुत पढ़े लिखे लोग, और इनका पूरे पूरे संत काव्य धारा में आप इनको यूं ही मत लीजिए, जो भक्ति की परंपरा का विकास हुआ, भक्तमाल कवियों का पूरा परिचय है। और तुलसीदास की रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवै, है ना, ये सभी रचनाएं हैं जिनको आपको पढ़ना है। हनुमान बाहुक भी जुड़ा हुआ है, तो याद कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। भक्तमाल किसकी रचना है, नाभादास की रचना, पक्की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न से अगला प्रश्न लेते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था। अब देखिए, मैंने बताया था कि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और 1800 के बाद 1836 में लॉर्ड मैकाले आते हैं। इसके बीच में कलकत्ता में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के साथ ही वहां पर पत्र पत्रिकाओं का आगमन शुरू हो जाता है और समाज में पढ़े लिखे लोग, क्योंकि हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही थी, कानपुर से निकल करके पंडित जिगुल किशोर मिश्र जी वो जाते हैं कलकत्ता और वहां 1826 में अपना साप्ताहिक पत्र निकालते हैं, उद्दंड मार्तंड पत्रिका निकालते हैं। कौन सी पत्रिका भाई, उद्दंड मार्तंड, हिंदी का सूर्य जिसे हम कहते हैं। किसने निकाला भाई, पंडित जुगुल किशोर शुक्ल जी ने निकाला। कहां से निकाला, कलकत्ता से निकाला। और कब निकाला भाई, 1826 में। तो अगर उस समय के कालखंड को देखें तो 1800 में क्या होता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। 1826 में क्या होता है, भारत में पहली बार एक पत्रिका का प्रकाशन होता है जो हिंदी की पत्रिका के रूप में जाना जाता है। फिर आप देखते हैं कि 1836 में लॉर्ड मैकाले आ जाते हैं। 1850 में भारतेंदु का जन्म होता है और 1854 में वुड डिस्पैच आता है। महिलाओं की शिक्षा, दलितों की शिक्षा, शिक्षा विभाग की स्थापना की जाती है। आधुनिक शिक्षा का विकास, भारत में प्राच्य और प्राचीन विवाद की जो शिक्षा चल रही थी मैकाले के समय, उस विवाद को खत्म करके आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जो प्राच्य थी, अंग्रेजी को जो शिक्षा व्यवस्था थी, हमारी गुरुकुल पद्धति को हटा करके उसका प्रारंभ होता है और 1857 की क्रांति हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, 1857 की क्रांति हो जाती है। तो किसी भी कालखंड की निर्मित के लिए यह जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं आपको याद रखना चाहिए। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, भारत में कलकत्ता से उद्दंड मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन होता है। और दूसरी घटना घटती है 1836 में। 1850 में भारतेंदु का जन्म होता है।
अब ये पूरा कालखंड जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वह समाचार पत्र का, रेल का आगमन होता है, सूचनाओं का आगमन होता है, एक दूसरे के साथ भारत के प्रत्येक प्रांत में एक संवाद शुरू होता है और यह संवाद व्यापक रूप से 1857 की क्रांति के रूप में हमें दिखाई देता है। और किसी किसी राजा का हम तो नहीं कह सकते कि 1857 की क्रांति यह एक सामूहिक विद्रोह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कुछ लोग तो सीधे सीधे फ्रंट पे लड़ रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पीछे से सहयोग कर रहे थे, किसान हो गए, मजदूर हो गए, खेतिहर मजदूर, तो बहुत सारे, ठीक है। तो वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, आप जानते कितना क्रेज था उस समय पत्र पत्रिकाओं का। एक पत्रिका उसको पूरे गांव के लोग पढ़ते थे, एक समाचार पत्र पूरे गांव में आता था और सभी लोग मिल करके बैठ करके, एक आदमी पढ़ता था और सब उसको सुनते थे। सूचना को लेने का जिज्ञासा कि क्या समाज में चल रहा है, यह उस समय की बात है। आज जैसे हम लोग सभी लोग समाचार पत्रों से परिचित हैं, कई लोग तो पढ़ना ही नहीं चाहते। सूचना क्रांति के बाद इतना परिवर्तन आ गया, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। अब देखिए, नागार्जुन प्रगतिवाद के सलाहकार पुरुष है और नागार्जुन की रचना है, नागार्जुन प्रगति का कवि है, किसान का कवि है। देखो, उनकी पक्षधरता शोषित उत्पीड़ित जनता के प्रति है। रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इमरतिया और दादा कामरेड। अब यहाँ इनके जो उपन्यास हैं नागार्जुन का, ये कौन सा है, क्या बातें हैं भाई, नागार्जुन की ये उपन्यास है ना। लेकिन इसमें एक उपन्यास ऐसा है जो नहीं है इनका, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इमरतिया और दादा कामरेड। अब बताओ आप लोग इसमें से कौन सा नहीं है, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इमरतिया। लेकिन दादा कामरेड जो रचना है ना, यशपाल की रचना है, यशपाल है ना। यशपाल की रचना क्या है भाई, दादा कामरेड है। लेकिन नागार्जुन की उपन्यास कौन कौन से, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ और इमरतिया। पक्की बात है, तो 3 याद हो गया। पहला प्रश्न तो ये याद हो गया कि भाई रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ और इमरतिया ये किसके हैं भाई, नागार्जुन के हैं। लेकिन दादा कामरेड किसकी रचना है, यशपाल। तो जिन्होंने आंसर डी दिया है बिल्कुल सही है, आपने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी। अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने इस पर विवाद हुआ कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। वैसे हमेशा ये माना गया कि किशोरीलाल गोस्वामी जो है वो हिंदी के पहले कहानीकार हैं। बहुत सारे लोग, कुछ लोग प्लेग की चुड़ैल को भी मानते हैं। पंडित और पंडितानी, 11 वर्ष का समय, जो आचार्य शुक्ल की कहानी थी, उसको भी हिंदी की पहली कहानी का दर्जा दिया जा। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण है किशोरीदास गोस्वामी की रचना कौन सी है। तो किशोरीलाल गोस्वामी की जो रचना है वो आपको पता है, इंदुमती। क्या रचना है भाई, आपका जो है इंदुमती है। कौन सी रचना है भाई, इंदुमती है ना, इंदुमती है। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी इंदुमती है। जो प्लेग की चुड़ैल है वो किसकी कहानी है भाई, मास्टर भगवान दास का है। 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल की रचना है। और पंडित और पंडितानी की रचना गिरिजा दत्त वाजपेयी है। कौन है भाई, गिरिजा दत्त वाजपेयी है। तो लिख करके याद कर लीजिए। याद करेंगे तो हिंदी साहित्य में कोई ट्रिक नहीं लगा सकते और यहाँ दिमाग भी नहीं चलाना होता है। देखिए, मैथ और रीजनिंग में आपका मानसिक क्षमता का परीक्षण होता है कि आपका मस्तिष्क किन किन दिशाओं में कितना खोज लेता है। जबकि हिंदी साहित्य में यहां आपको मस्तिष्क चलाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको याद है तो आप प्रश्न को देखते ही उत्तर बता देंगे, और अगर याद नहीं है तो आप इसको बता नहीं पाएंगे। तो साहित्य पढ़ते समय यदि आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, यदि आप जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको साहित्य वाले सेगमेंट को याद ही करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। आप देखिए, यहाँ तुक्का लगा करके आप नहीं बता सकते कि किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सी है। प्लेग की चुड़ैल है, पंडित और पंडितानी, और ना ही कोई इसका निंजा ट्रिक है कि कोई कह दे साहित्य में कोई भाई निंजा ट्रिक है, कोई बात है ऐसी जो सीख जाएंगे फटाक देश से कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको याद ही करना है। तो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सी है भाई, इंदुमती है। और 11 वर्ष का समय किसकी रचना है, आचार्य शुक्ल जी का है। और प्लेग की चुड़ैल जो है वो किसकी रचना है भाई, मास्टर भगवान दास की रचना है। तो लिख करके याद कर लीजिए, पक्की बात है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, अगला प्रश्न कह रहा है कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। कनुप्रिया किसकी रचना है, रांगे राघव की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है,
या फिर नागार्जुन की रचना है या भगवती चरण वर्मा की रचना है। आपको बताना है कि यह किसकी रचना है। कौन बताएगा भाई? तनुप्रिया किसकी रचना है भाई? धर्मवीर भारती की रचना। धर्मवीर भारती की रचना है। कनुप्रिया किसकी रचना है भाई? धर्मवीर भारती की रचना है। आपका आंसर कौन सा है भाई? बी है ना। और धर्मवीर भारती जो है यह प्रेम की कवि है। इनकी जो प्रमुख ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर, है ना, ये इनकी रचना है। आपको याद कर लेना है धर्मवीर भारती की कौन कौन सी रचना है भाई? ठंडा लोहा, है ना, अंधा युग जो नाटक के रूप में आया है ना, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और देशांतर। ठीक है, इसके बाद कौन है भाई? इसके बाद जो लोग बच्चे अलग अलग हैं, जैसे रांगे राघव की रचनाएं जो है विषाद मठ, राह न रुकेगी, देवकी का बेटा, रत्ना की बातें, ये इनके हैं। और नागार्जुन की तो अभी बता दिया, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव हमने देखा। अरे तुमने कहा था कि हजार हजार बाहों वाली, है ना, पुरानी जूतियों का कोरस, तो इनके काव्य संग्रह हैं। नागार्जुन की रचना मुझे कौन कौन सुना देगा भाई? इसमें से आप लोगों में से कौन ऐसे हैं जो नागार्जुन की काव्य की रचनाएं सुना देंगे? युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव हमने देखा, तुमने कहा था कि हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। और इसी तरह आपको धर्मवीर भारती, क्योंकि आधुनिक काल के रचनाकार, ठीक बात है। तो कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। हमेशा आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछता है, पक्की बात है भाई। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अब देखो भाई, सभी लोग हरिवंश राय बच्चन से परिचित हैं, और हरिवंश राय बच्चन के से परिचित हो न हो, अमिताभ बच्चन से तो परिचित हैं, उनके बालक से तो परिचय है ही, लेकिन उनकी चर्चा तो तब होगी जब उनके पिता बहुत बड़े साहित्यकार थे। प्रेम और मस्ती के कवियों में हालावाद के जनक के रूप में हम हरिवंश राय बच्चन को याद करते हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांक संगीत, सतरंगणी, हलाहल, खादी के फूल, बुद्ध नवाचार, जाल समीटा, मिलन यामिनी, आकुल अंदर, बंगाल का अकाल, इतनी रचनाएं इन्हें काव्यखंड की जो प्रमुख है। लेकिन कह रहा है कि इन रचनाओं का क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन सा आता है? आपको याद होना चाहिए कि 1935 के समय मधुशाला आई थी। कब आई थी भाई? 1935 के समय क्या आई थी? मधुशाला आई थी। और जो मधुबाला है वो कब की है भाई? 36 की है। मधुबाला कब की है भाई? 36 की है। और मधु कलश कब का है? मधु कलश है 37 का, याद रख लेना, 37 का। और निशा निमंत्रण जो है 38 का है। अब देखो 1935, 36, 37, 38, तो आपका यहां मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, 4 रचनाएं बिल्कुल आपको क्रम से याद होनी चाहिए। तो हरिवंश राय बच्चन जी क्या किसको देखते हैं भाई? मधुशाला देखते हैं। और वहां मधुशाला देखते ही क्या दिखाई देता है? मधुबाला दिखाई देती है। और जो मधुबाला होती है वो मधु कलश लेकर के आती है। कब आती है भाई? निशा के समय, रात के समय लेके आती है। 35, 36, 37, 38 याद कर लो, जीवन में कभी मत भूलना, जरूर यह परीक्षा में पूछेगा। क्रम बदल दे, एक रचना इसमें और ऐड कर दे, वो बात अलग है। ठीक है, 35, 36, 37, 38, मधुबाला, मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण। आंसर आपका ए बिल्कुल सही है। जिन्होंने आंसर ए दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है? तुलसीदास के रचनाकार कौन है? अब ये देखिए, तुलसीदास तो स्वयं कवि हैं, लेकिन इनको भी आधार बना करके एक ग्रंथ लिखा गया है ना। अब वो ग्रंथ कौन सा है भाई? आपको अगर याद होगा तो इसमें से कोई बताएगा, है ना। अनामिका, परिमल, गीतिका, है ना, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और तुलसीदास, ये किसकी रचना है भाई? कौन मुझे बताएगा? मैंने सारी रचनाओं के नाम आपको सुना दिए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमने छायावाद के 4 कवि महत्वपूर्ण पढ़े थे। शंकर, सूर्य, सुमित्रा, महादेवी। क्या पढ़ा था भाई? शंकर, सूर्य, सुमित्रा, महादेवी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो सारी रचनाएं हैं, देखो निराला आदमी क्या होता है? निराला आदमी जो होता है वो किसके पीछे जाता है भाई? याद कर लो, यहीं से यह आपको याद करना है, अनामिका के पीछे। अनामिका, अनामिका क्या कहती है? परिमल से कहती है कि गीतिका, तुलसीदास कुकुरमुत्ता हो गया है, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज करते हुए तुलसीदास के पास पहुंच गए हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वो क्या है भाई? तुलसीदास है। कैसे याद करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सारी रचनाएं भाई? कैसे याद करेंगे भाई?
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और निराला आदमी क्या करता है भाई, अनामिका के पास जाता है। अनामिका के पास क्या है, परिमल गीतिका हो गई है ना, तुलसीदास को कोमत्ता हो गए हैं, अरिमा बेला, नए पत्ते, अर्चना और आधना, गीत गुंज, यह इनकी पूरी रचनाएं हैं, जो कि क्रम से याद करा दिया मैंने, आपको याद कर लीजिए। आपका आंसर डी बिल्कुल ही सही है, परफेक्ट आंसर जिन लोगों ने दिया है, बहुत सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, अन्या से अनन्या तक किसकी आत्मकथा है? बहुत बढ़िया आत्मकथा है। प्रत्येक स्त्री को, आजकल तो मूवी आई है स्त्री, उसको देख करके तो ऐसा लगता है कि स्त्रियों को देखना बंद कर दीजिए। ऐसे कैसे कोई लेखक लिख सकता है कोई कविता? हर जीवन में मनुष्य को जो सीखने की क्षमता है वो आंखों से, कानों से, जीभ से, त्वचा से, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हर मनुष्य इसी से सीखता है। आप फोकस कर दीजिए नहीं सब कुछ जो है इससे सीखना, आंखों से सीखना, तो ऐसा नहीं होगा। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान की है, मन्नू भंडारी की है, उषा प्रियंवदा की है, या फिर आपका सुषमा देवी की है? तो अन्या से अनन्या जो है वो प्रभा खेतान की आत्मकथा है, प्रभा खेतान की आत्मकथा। और ये कब प्रकाशित हुई थी भाई? 2007 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 2007 में। इसमें जो है प्रभा खेतान ने अपने जीवन के जो अनछुए पहलू हैं उसको उजागर करने के लिए इसको लिखा। सौम्य और शालीन प्रभा खेतान साहित्य जगत को चौंका दिया। अपनी जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं उन्होंने व्यक्त कर दी जो देख करके एक स्त्री, एक पुरुष उससे अचंभित हो जा रहे थे। तो कब की रचना है भाई? 2007 की रचना है, अन्या से अनन्या। किसकी आत्मकथा है भाई? प्रभा खेतान की आत्मकथा है। ठीक बात है, याद हो गया। आंसर आपका ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न? रेहन पर रघु किस लेखक उपन्यास है? किस लेखक ने इसको लिखा है? काशीनाथ सिंह, गोविंद मिश्र, मैत्रेयी पुष्पा, या फिर दूधनाथ सिंह? अरे वाह, देखिए रेहन पर रघु, जब आप जीवन में कुछ नया पढ़ना चाहते हो तो आप एक किताब जरूर पढ़िए। इसके लेखक काशीनाथ सिंह हैं, और काशीनाथ सिंह जो है आप जानते हैं इसी रचना पर इन्हें 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है ना। अपना मोर्चा, काशी का 80, महुआ चरित, उपसंहार, इनके ये बहुत सारी रचनाएं हैं। तो आपको रेहन पर रघु किसकी रचना है भाई? काशीनाथ सिंह की रचना है। किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह की रचना है, याद कर लीजिए। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर करेंगे समाप्त। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नई चीजों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।